हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट दैट इज ऑपरेशन एंड रिसर्च, है ना। उसमें हमारा सिंपलेक्स मेथड चालू था। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम लिए हैं और सभी के सभी प्रॉब्लम हम लोगों ने मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए अभी तक, है ना। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम लेने वाले हैं वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा, है ना। तो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है मैक्सिमाइजेशन से, है ना। उसका फॉर्मूला भी अलग है, तो वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है और एक सैंपल टेबल्स भी मैंने ड्रॉ करके रखा है टेबल्स की, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, 3 वेरिएबल्स है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, है ना। सिंप्लेक्स मेथड से हम लोग को क्या करना है, एलपीपी दिया हुआ है हमको, इक्वेशन दिए मिनिमाइज जेड, है ना। मिनिमाइज जेड यहाँ समझ में आता है हम लोग के प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है ना। तो देखो z इज इक्वल टू क्या है, इक्वेशन 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3, है ना। ये हमारा z का इक्वेशन है, सब्जेक्टेड टू 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 लेस देन और इक्वल टू 7, है ना। सेकंड वाला देखो 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -12, माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस देन और इक्वल टू 10, है ना। x1 x2 x3 बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो हमारा होता है नॉन नेगेटिव अप्रोच है हमारा, है ना। अब यहाँ पे आप लोग को इक्वेशन में कुछ ऑड नजर आ रहा है ना। हाँ, ऑड नजर आ रहा है। यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है या सेकंड वाला जो इक्वेशन है हमारा, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एक तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में, और सॉल्यूशन जो है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू के आगे क्या है, -12, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के आगे जितने भी वैल्यूज होते हैं उसमें से कोई भी वैल्यू माइनस में होनी नहीं चाहिए सिंप्लेक्स मेथड में, है ना। सारे के सारे वैल्यू कैसे चाहिए हम लोग को, ये इधर के वैल्यू सब कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसको क्या करेंगे, सब में पहले फर्स्ट काम अपने को यही करना है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा -2, है ना, और ये क्या हो जाएगा -4, है ना। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और -12 क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, है ना। माइनस से सारा का सारा मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, ये इसका सिंबल चेंज हो गया और -12 का +12 हो गया। ये +2 +4 था, ये -2 -4 हो गया, है ना। अब ये रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया हमारे, है ना। अब क्या करना है, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड है, तो सिंप्लेक्स मेथड है तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स ऐड होंगे। कितने इक्वेशन है, 1 2 3, 3 इक्वेशन है, x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स है, तो कितने स्लैक वेरिएबल्स कितने ऐड होंगे, 3 स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे, है ना। जैसे तुम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं तो आपको पता होगा, है ना। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आपको नहीं पता है तो डायरेक्टली और सब्जेक्ट का लिंक है, उसमें पूरे के पूरे वीडियो आपको और के मिल जाएंगे, है ना। तो वहां पे जाके पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए ना, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखो अब क्या करना है, अब हम लोग को स्लैक वेरिएबल्स यहाँ पे ऐड करना है। 3 इक्वेशन 3 स्लैक वेरिएबल ऐड होगी, और क्या हो जाता है, ये जो भी सिंबल रहेगा लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल क्या होता है, इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, अभी वापस से हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा, है ना। देखो कैसे लिखेंगे, ये इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मिनिमाइज वापस से ऐसे लिखना है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3, अभी प्लस। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है, स्लैक वेरिएबल ऐड होने वाले हैं, 1 2 3, 3 इक्वेशन के 3, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, है ना। S1 S2 S3 तीनों भी ऐड हो जाएगा और उनका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 0 0 0 रहेगा, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे है, क्या है ही नहीं यहाँ पे ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद सेकंड जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आने वाली है ना, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अभी फर्स्ट इक्वेशन में क्या चेंज होने वाला है, फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रहेगा सारा का सारा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू की जगह पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एक स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाएगा, है ना। ये हमारी क्या इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्लैक वेरिएबल S1 ऐड होगा, क्या होगा, S1 ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस S1 इज इक्वल टू 7, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब इसी तरह से
ये वाली जो हमारी इक्वेशन है -2x1 -4x2, इसमें क्या होगा, इसमें प्लस s2 ऐड होगा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल टू हो जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, है ना। और सेम वे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 में -4x1 + 3x2 + 8x3, यहाँ पे आगे क्या ऐड हो जाएगा, प्लस s3, है ना। इक्वेशन नंबर 3 है तो s3 ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 10, है ना, 10 ही था ना, तो इज इक्वल टू 10 ऐड हो जाएगा, राइट है। अब यहाँ पे भी कुछ चेंजेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, कितने वेरिएबल्स हो गए, एक तो x1, x2, x3, अब स्लैक वेरिएबल को भी लेना है यहाँ पे s1, s2, s3, है ना, एवरीथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा नॉन नेगेटिव अप्रोच होता है, तो सारे के सारे वेरिएबल 0 होने चाहिए, 0 से ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, है ना। तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन के रिलेटेड हो गया। अब हम लोग जाते हैं टेबल पे, है ना। अब जो हमारा फर्स्ट टेबल है, ये वाला ऊपर वाला फर्स्ट टेबल है हमारा, ये हमारा सिंप्लेक्स टेबल, है ना, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को हम लोग को फिलअप करना है, उसमें वैल्यूज फिलअप करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज कहां से मिलेंगे, ये इक्वेशन से मिलेंगे, अभी जो हम लोगों ने लिखा है ना। तो ऊपर वाला जो सीजे मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन z वाली इक्वेशन के सारे वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यू लिखना है, मतलब क्या है, कोएफिशिएंट लिखना है। बेसिक वेरिएबल का रो मैंने ऑलरेडी फिलअप करके रखा है, इतने सारे बेसिक वेरिएबल आ गए हमारे ना। तो अब z में देखने का, x1 का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। x2 का कोएफिशिएंट कितना है, -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। x3 का कोएफिशिएंट कितना है, 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखो s1, s2, s3 तीनों का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो ये आ जाएगा 0, 0 एंड 0। ओके, अब यहाँ पे भी बेसिक वेरिएबल स्लैक वेरिएबल आ गए, s1, s2, s3, है ना। अभी s1, s2, s3 का यहाँ पे भी कोएफिशिएंट लिखना है हम लोग को, है ना। तीनों का कोएफिशिएंट क्या है, 0, 0, 0, है ना, राइट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो भी इक्वेशन है हमारा, उसके कोएफिशिएंट सारे यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिए, है ना। अब ये वाली जो रो है s1, s2 और s3 की ये जो रो है, ये तीनों रो क्या डिनोट कर रहे हैं, तीन इक्वेशंस हमारे 1, 2 और ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 है, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 के जितने भी कोएफिशिएंट है सारे के सारे यहाँ पे लिखना है, और सॉल्यूशन मतलब इज इक्वल टू के आगे, इक्वेशन के आगे जो भी वैल्यू है वो सॉल्यूशन के कॉलम में आएगी, राइट है। तो चलो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में देखो, x1 का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट आ जाएगा 3। उसके बाद देखो x2 का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, -x2 कुछ नहीं है, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, -1 रहेगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब x3 का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद देखो s1 है क्या इक्वेशन में, हाँ s1 है, 2 प्रॉपरली लिख देते हैं, s1 है, तो s1 का कोएफिशिएंट 1। अब इक्वेशन में s2 और s3 यहाँ पे दिख रहा है क्या, s2, s3 यहाँ पे है नहीं, है ना, तो है नहीं, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 0, 0, और सॉल्यूशन इज इक्वल टू के आगे क्या है, 7 है, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, 7, राइट है। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन x1 का कोएफिशिएंट कितना है, -2, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी -2। उसके बाद देखो x2 का कोएफिशिएंट कितना है, -4, है ना, तो यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी -4। x3, अब ये इक्वेशन में x3 का टर्म है क्या, है ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो, और s1 का टर्म है क्या, s1 का टर्म भी नहीं है, तो s1 भी आ जाएगा 0। s2 है क्या यहाँ पे, हाँ s2 यहाँ पे है, s2 है, मतलब यहाँ पे आएगा 1। s3 है क्या, s3 भी नहीं है, तो s3 नहीं है, तो वहां पे भी 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, 12 है, +12 है, तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ओके, अब s3 वाला रो मतलब इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के कोएफिशिएंट देखो, x1 का कोएफिशिएंट कितना है, -4, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -4। उसके बाद x2 का कोएफिशिएंट कितना है, 3 + 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो ये x3 का कोएफिशिएंट कितना है, 8 है, +8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, s3 है, s1 s2 है क्या, नहीं है, s1 s2 नहीं है, तो s1 0, s2 0, s3 के जगह पे क्या आएगा, 1, इज इक्वल टू क्या है, 10 है,
तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आएगा 10, राइट। अब देखो Zj और Cj माइनस Zj कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको बताता हूं। ओके, इतना हो गया, इतना हो गया तो क्या करना है, अब हमारा इक्वेशन का काम यहां से खत्म हो गया। अभी इक्वेशन को यहां से हटा दो, इसको मिटा दो यहां से, इसकी अभी हम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल कंप्लीट हो गया। अब सारा का सारा हम लोग को कैलकुलेशन करना है और आगे के इटरेशंस कंप्लीट करना है। तो देखो Z का जो भी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, Zj का जैसा प्रोसीजर है वैल्यू निकालने का, जो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में था यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं है ना। मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम आपने देखे तो आपको पता है क्या करना होता है हम लोग को, सीबीआई कॉलम के जो भी कोएफिशिएंट है उनसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो x1 रो का कोएफिशिएंट निकालना है यहाँ पे ना। अभी देखो x1 की मुझे Zj की वैल्यू, x1 की वैल्यू चाहिए मुझे ना, तो x1 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सब में पहले देखो 0 इंटू पहला वाला x1 3 है ना, तो क्या करूंगा 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2 प्लस अगेन 0 इंटू क्या है -4 है ना। अब सारे का सारा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू में आंसर क्या आ जाएगा 0 है ना। तो Zj का पहला वाला वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। देखो कभी भी याद रखो, जो पहला सिंपलेक्स टेबल रहता है ना, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल में Zj के सारे वैल्यू 0 आने वाले हैं। क्या आने वाले, पूरे का पूरा वैल्यू 0 ही आने वाला है ना। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट 0 0 लिख दिया तो भी चलेगा है ना। प्रोसीजर क्या है मैं बता रहा हूं आपको है ना। अब x1 का वैल्यू मिल गया, ऐसे x2 का वैल्यू देखो है ना, x2 का वैल्यू क्या आएगा वापस 0 इंटू -1, तो 0 इंटू -1 प्लस उसी तरह से 0 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 3 है ना। आंसर क्या आएगा 0 आएगा है ना। अभी तो आप लोग को समझ में आया होगा, ये हर एक वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। इधर के तीनों 0 है तो कितना इधर का वैल्यू कोई भी आने तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर तो 0 आएगा और उनका एडिशन भी क्या आएगा 0 ही आएगा है ना। तो इसके लिए सारा का सारा कॉलम क्या होने वाला है 0 होने वाला है ना। तो ये डायरेक्टली 0 0 0 यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग है ना, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो अब Cj माइनस Zj सिंपल सा चीज है, हम लोग को दिख रहा है ये ऊपर का कॉलम Cj, ऊपर का रो Cj वाला रो है ना, और ये नीचे वाला रो Zj का रो है ना। तो सिंपल क्या करना है, Cj वाले रो के वैल्यूज को Zj वाले रो के वैल्यूज से माइनस करना है। सिंपल देखो 2 माइनस 0 क्या आएगा 0, -3 -0 आंसर क्या आएगा -3। अब देखो, अब दूसरी एक चीज देखना, पहला जो रहता है फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल में एक तो Zj का रो में पूरा का पूरा 0 आएगा है ना, और Cj माइनस Zj का रो जो रहेगा वो Cj का रो की जो वैल्यू है वही रो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है ना। ये Cj के रो की वैल्यू जो है वही वैल्यू यहाँ पे आने वाली, क्योंकि इसको 0 से सब्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू को तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो वही आएगा ना है ना। 0 को किसी भी चीज में सब्सट्रैक्ट करो या फिर ऐड करो तो आंसर क्या आएगा वही आएगा है ना। कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। तो देखो 6 माइनस 0 6, ये 0 तो ये तो 0 0 0 ही आएंगे ना। इसको 0 में से 0 0 में से 0 0 में से 0 माइनस करेंगे, आंसर 0 ही आने वाला है। कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा है ना। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल अपना मैक्सिमम फिलअप हो गया। अब बचा है रेशो। रेशो निकालने से पहले सब में पहले क्या चाहिए हम लोग को चाहिए की कॉलम पता करना है ना। अब की कॉलम कैसे पता करेंगे, देखो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में क्या था, मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में हम लोग देखते थे कि मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कौन सा है ना, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है ना। मैक्सिमम Cj माइनस Zj के कॉलम में हम लोग देखते थे कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू का जो कॉलम रहेगा उसको हम लोग की कॉलम करते थे ना। लेकिन मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में क्या है, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में रिवर्स करना है हम लोग है ना। क्या करना है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू देखना है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, Cj माइनस Zj के कॉलम में एक ही नेगेटिव वैल्यू है -3 है ना। तो यहाँ पे तो इजी है कि -3 को ले लो है ना। लेकिन अगर यहाँ पे ये भी -6 रहता था है ना, तो अब ये -6 और -3 इसमें से कौन सा वैल्यू लेते थे हम लोग, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कौन सा हो गया -6 है ना। तो -6 का कॉलम हम लोग लेते थे है ना।
लेकिन यहाँ पे वैसा है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, -3 एक ही नेगेटिव वैल्यू है। तो हमारा जो कॉलम रहेगा की कॉलम, वो कौन सा वाला कॉलम रहने वाला है, की कॉलम, ये वाला कॉलम होगा की कॉलम, है ना। ये है हमारा की कॉलम, क्योंकि ये वैल्यू मिली है हम लोग को मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, है ना। अब मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक ही है ना। और दूसरी चीज, अगर सपोज Cj माइनस Zj के कॉलम में -3 ऐसे दो कॉमन वैल्यू आ गए ना, मतलब सेम वैल्यू है, यहाँ पे -3 यहाँ पे -3 है ना। मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू -3 और -3 ऐसे दो वैल्यू आ गई, तो क्या करना है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, है ना। आप इसको सेलेक्ट करो या इसको सेलेक्ट करो, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को आप लोग रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, दो वैल्यू आ गए, आप किसको लो, इसको लो या इसको लो, है ना। तो दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो चलो, अब ये हो गया, ये हम लोग को की कॉलम मिल गया। अब की कॉलम मिलने के बाद हम लोग रेशो निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो रेशो कैसे निकालते हैं हम लोग। रेशो के लिए हमारे पास सिंपल सी चीज है, क्या है, क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम वैल्यू, है ना। जैसे हम लोग मैक्सिमाइजेशन में करते हैं, सेम करना है ना। सॉल्यूशन कितना है हमारा, 7 है, तो 7 को क्या करना है, की कॉलम की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो यहां पे मैं सिंपल क्या करूंगा, 7 डिवाइडेड बाय -1, है ना। तो सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम, है ना। तो 7 डिवाइडेड बाय -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -7, है ना। आंसर आ गया हमारा -7। उसी तरह से यहाँ पे की कॉलम का वैल्यू, सॉल्यूशन कितना है, 12 है, और की कॉलम में वैल्यू कितना है, -4, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय -4, है ना। तो हम लोग को पता है 4 3 12, है ना। तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -3, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय -3, दैट इज इक्वल टू आंसर -4। प्रॉपरली लिखता हूं, है ना। आंसर क्या आ गया, -4 आ गया, ऊपर का -7, नीचे का -4। अब थर्ड वाला वैल्यू क्या है, सॉल्यूशन है 10, और की कॉलम में वैल्यू कितना है, 3 है। तो मतलब क्या आएगा, 10/3, है ना। अब 10/3 फर्दर और डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो इसकी वैल्यू यही रहेगी 10/3, है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 10/3 आ गया, है ना। अब देखो, अब की रो डिसाइड करना है हम लोग। की रो किससे डिसाइड होता है, की रो डिसाइड होता है रेशो के वैल्यू से, है ना। कौन से वैल्यू से डिसाइड होता है की रो, की रो डिसाइड होता है रेशोज के वैल्यूज से। तो क्या करना है हम लोग को, रेशोज में देखना है मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है देखना, है ना। देखो कंफ्यूजिंग है, लेकिन याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा, 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, याद हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे रेशो के कॉलम में मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देखना है। अब यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है पॉजिटिव, है ना, 10/3, बाकी ये तो दोनों तो नेगेटिव वैल्यू है ना। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू एक ही है, 10/3। तो अब 10/3 का वैल्यू जो रहेगा, ये वाला रहेगा हमारा की रो, है ना। तो यहाँ पे है हमारा मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ये वाला वैल्यू है ना। तो इसलिए ये वाला रो रहेगा हमारा की रो, राइट। अब देखो की रो और की कॉलम जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो होता है हमारा की एलिमेंट, है ना। तो की एलिमेंट क्या बन गया हमारा, 3 बन गया, है ना। ये वाला हमारा की एलिमेंट बन गया, है ना। अब ये की रो और की एलिमेंट क्या डिसाइड करते हैं, और एक चीज डिसाइड करते हैं कि इंटरिंग वेरिएबल कौन सा रहेगा और लीविंग वेरिएबल कौन सा रहेगा बेसिक वेरिएबल्स में, ना। अब यहाँ पे देखो, ये S3 क्या हो रहा है, लिविंग वेरिएबल। X2 क्या है, X2 इंटरिंग वेरिएबल है, और S3 क्या है, लिविंग वेरिएबल है ना। तो मतलब X2 क्या करेगा, अभी फर्स्ट इटरेशन में क्या करेगा, X2 रिप्लेस कर देगा S3 को, है ना। S3 के जगह पे क्या आ जाएगा, X2 आ जाएगा, है ना। और ये 0 के जगह पे X2 का कोएफिशिएंट आ जाएगा -3, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो चलो अब फर्स्ट इटरेशन की तरफ जाते हैं हम लोग, है ना। हमारा जो फर्स्ट इटरेशन का टेबल यहाँ पे मैंने बना के रखा है ना। तो अब देखो, सब में पहले इंटरिंग वेरिएबल को लिख दो। इंटरिंग वेरिएबल क्या है, X2 है, कहां पे आएगा, S3 की जगह पे। तो S3 यहां से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। S3
रिप्लेस हो जाएगा, S3 के जगह पे क्या आने वाला है x2 है ना, ये x2 आ गया, इंटरिंग वेरिएबल है ना, और x2 का कोएफिशिएंट कितना है -3 है ना, S2 का कोएफिशिएंट कितना है -3 है। बाकी S1 S2 एज इट इज रहेंगे, इनके कोएफिशिएंट भी 0 0 एज इट इज रहेंगे है ना, बाकी का कोई चेंज है क्या, नहीं है। अब ये सारा का सारा टेबल अपने को फिलअप करना है ना। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसके लिए सब में पहले क्या करना होता है हम लोग को, की रो वाला, की एलिमेंट वाला रो हम लोग को पहले सब में पहले फिलअप करना है। की एलिमेंट कहां पे है, ये वाले रो में है ना, S3 वाला रो, S3 मतलब अभी x2 का रो हो गया ना, ये x2 का रो। तो अब ये x2 का जो रो है ना, जो न्यू इंटरिंग वेरिएबल है, नया वाला जो वेरिएबल इधर ऐड हो गया, उसका जो रो है वो पहले सब में पहले फिलअप होगा। कैसे करना है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है हम लोग को। जितने भी सारे ओल्ड वैल्यू है यहाँ पे ना, S3 के रो में जितने भी सारे वैल्यू है, सबको क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड करना है। क्या करना है, सिंपल, की एलिमेंट से डिवाइड करना है। की एलिमेंट कितना है, 3 है, तो मतलब ये जितने वैल्यू है सबको 3 से डिवाइड करते जाना है, इधर वैल्यू लिखते जाना है, बस एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं। देखो तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितना -4 है, तो -4/3, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू आ जाएगी हमारी -4/3 है ना। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो 3/3 है ना। अब 3/3 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो 3/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा है ना, तो 3/3 1 आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट वैल्यू कितना है हमारा, 8 है ना, तो 8 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है, 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 8/3 है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 0 है ना, तो 0/3 क्या होगा, 0। ओके, वैसे ही S2 के लिए, S2 का वैल्यू भी क्या है यहाँ पे 0 है ना, तो 0/3 क्या हो जाएगा, अगेन 0 है ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वाला लास्ट वाला वैल्यू है 1, तो 1/3 आएगा। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। S3 के लिए आ जाएगा 1/3 है ना। S1 S2 क्या हो जाएगा, 0 0, ये भी 0 ये भी 0, 0/3 क्या आएगा आंसर, 0 आ जाएगा। राइट है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब सॉल्यूशन भी निकाल लेते लगे, तो सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है, सॉल्यूशन की वैल्यू है 10 है ना, और की एलिमेंट कितना है 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10/3। राइट है, तो देखो की एलिमेंट का जो रो था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, न्यू रो मिल गई हम लोग को है ना। तो अभी ये इसको बोलेंगे हम लोग न्यू रो है ना। तो अभी ये जो न्यू रो मिल गई, अब अपने को S2 और S1 रो और S2 रो ये दोनों को कंप्लीट करना है ना। S1 रो को कंप्लीट करना है और S2 रो को कंप्लीट करना है। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, S1 रो का कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे ना। तो अभी सब में पहले यहां पे हम लोग लिख देते हैं S1 रो का कैलकुलेशन, S1 रो के कैलकुलेशंस देखेंगे हम लोग। ओके, अब ये जो S1 रो है ये वाली रो की कैलकुलेशन देखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा स्वीट सा फॉर्मूला है है ना, कि जो भी हमारे ये जो न्यू वैल्यू आने वाले हैं यहाँ पे है ना, ये न्यू वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। देखो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम से फॉर्मूला अलग था, अब यहाँ पे मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फॉर्मूला अलग रहेगा। यहाँ का फॉर्मूला क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला है ना। क्या है फॉर्मूला, न्यू रो या फिर न्यू वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड वैल्यू, मतलब इसी जगह पे ये रो में जो ओल्ड वैल्यूज थे वो ओल्ड वैल्यू माइनस ब्रैकेट में क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू। अभी देखो करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू मतलब, न्यू रो मतलब किसकी बात कर रहा है, वो ये वाला है ना, ये जो दूसरा वाला हमारा टेबल बन गया है, तो यहाँ पे जो ये जो रो है ना, इस रो की बात कर रहा है, ये न्यू रो है ना। अब ये न्यू रो के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेंगे हम लोग है ना, और जो भी हमारा ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू मतलब ये वाले वैल्यू है ना। अब करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मतलब कौन सी वाली वैल्यू रहेगी है ना,
जैसे कि अभी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, S1 रो के लिए। तो S1 रो में देखो, S1 रो में पहला वाला वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू है ना। अब ये न्यू वैल्यू निकालना है हम लोग को, है ना। अब न्यू वैल्यू में तो कौन थी, x1 की वैल्यू निकालना। देखो अब x1 की वैल्यू के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। x1 की जो यहाँ की वैल्यू आएगी इसके लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितना है, ओल्ड वैल्यू है हमारा 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओल्ड वैल्यू 3 माइनस। अब देखो अब इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में कौन सा वैल्यू है, -1 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो -1 इंटू, अब क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू, है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग न्यू रो में कितना वैल्यू है, ये देखो इसके करस्पॉन्डिंग मतलब इसके सीधा नीचे देखो न्यू रो में यहाँ पे क्या वैल्यू है, -4/3 है। कितना है, -4/3 है। तो यहाँ पे -4/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 3 माइनस है, देखो -1 इंटू -4/3 क्या हो जाएगा, +4/3 है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस +4/3 है ना। अब 3 माइनस +4/3 करो, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 है ना। 9 -4 डिवाइडेड बाय 3 है ना। अब 9 - 4 क्या आ जाएगा, 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। आंसर क्या आ गया हमारा, +5/3 है ना। तो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, पहली वैल्यू क्या रहेगी, +5/3 है ना। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से बाकी के सारे वैल्यू भी कैलकुलेट करना है अपने। अब होगा x1 के लिए। अब x2 की वैल्यू देखेंगे हम लोग। x2 के लिए ओल्ड वैल्यू कितना है, -1 है ना। अब ये देखो की कॉलम का वैल्यू तो 0 आने वाला है, यहाँ पे देखो -1 है माइनस। अब देखो करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू, ये तो सारे के सारे वैल्यू के लिए अब ये -1 ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ का वैल्यू, है ना। तो क्या आएगा, -1 आएगा इंटू, अब इसके करस्पॉन्डिंग न्यू रो में वैल्यू, मतलब इसके सीधा नीचे देखो न्यू रो में कितना वैल्यू आया था, 1 आया था, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। अब देखो ये -1 एज इट इज, देखो अब ये -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 होगा। अब -1 इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या होगा, +1 -1 +1 क्या हो गया, 0 है ना। तो -1 +1 0। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, ये वाला वैल्यू मिल गया हम लोग को, 0 मिल गया, राइट है। तो चलो अब नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं x3 का वैल्यू। x3 का वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। देखो x3 के लिए ओल्ड वैल्यू कितना है, x3 के लिए 2 है। तो यहां पे लिख दो 2 माइनस ये -1 तो एज इट इज रहेगा। करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू कितना है, -1। अब न्यू रो वैल्यू, न्यू रो मतलब कौन सा वाला रो, ये वाला रो, कितना है वैल्यू, 8/3 है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, इंटू 8/3, राइट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, अब ये देखो 2, हाँ लाइट भी आ गई। तो देखो 1 इंटू 8/3 क्या हो जाएगा, 8/3। अब ये क्या है, -8/3, अंदर क्या है, -8/3, -8/3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, +8/3, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही आता है ना। अब देखो 2 + 8/3, आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 3 6, 6 + 8/3, 6 + 8 क्या हो जाएगा, 14। तो वैल्यू आ जाएगा 14/3 है ना। तो यहाँ पे आंसर में वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 14/3 है ना, 14/3। अब S1 रो का वैल्यू देखो, S1 रो में ओल्ड वैल्यू कितना है, 1 है। देखो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग, इसके लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 1 ही है, -1 इंटू, देखो अब S1 के करस्पॉन्ड में न्यू रो का वैल्यू कितना है, S1 में न्यू रो का वैल्यू कितना है, 0 है यहाँ पे ना, दिख रहा है 0 है। तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देखो -1 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 मतलब आंसर क्या आएगा, 1 है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, S1 में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1। अब S2 का वैल्यू देखना है हम लोग को, है ना। S2 देखो, S2 में ओल्ड वैल्यू क्या है, 0 है, राइट है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 1 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू, देखो न्यू रो का वैल्यू, यहां से न्यू रो देखो, S2 में न्यू रो में कितना वैल्यू है, 0 है। देखो ये भी 0, ये भी 0, 0 - 0 आंसर क्या आएगा, 0 है ना। तो
तो यहाँ पे S2 पे यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 0 आ गया, राइट है। अब S3 के लिए वैल्यू निकालेंगे। S3 का ओल्ड वैल्यू कितना है, 0 है, बराबर। तो देखो S3 का ओल्ड वैल्यू है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू है 1 इंटू करस्पॉन्डिंग न्यूरो में वैल्यू कितना आया था, 1/3 आया। देखो ना S3 में वैल्यू कितना है, न्यूरो में 1/3 आया है ना, तो इंटू क्या हो जाएगा 1/3। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 रहेगा, है ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, प्लस 1/3, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, प्लस 1/3। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/3, है ना। तो यहाँ पे भी आ गया हमारा 1/3, राइट। अब सॉल्यूशन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। सॉल्यूशन के वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। देखो अब सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन में ओल्ड वैल्यू कितना है, 7 है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू कितना है, -1 है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, इनटू अब न्यू रो का वैल्यू, न्यू रो मतलब जो भी हमारा नया रो आया यहाँ पे वैल्यू कितना है, 10/3 है ना। सॉल्यूशन में कितना वैल्यू, 10/3, तो इनटू क्या हो जाएगा 10/3, राइट। ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो वही आने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस 10/3, 3 7 21 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3, है ना। देखो अभी 10 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 31। तो 31 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आ जाएगा, 31 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 31 डिवाइडेड बाय 3, है ना, 31/3 आ गया। तो देखो हमारा S1 रो पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, S1 रो पूरा का पूरा फिलअप हो गया, है ना। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, S2 रो के लिए कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो अभी S2 रो का कैलकुलेशन देखेंगे और S2 रो को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तो आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि किस तरह से रोज को कंप्लीट करना है, टेबल को कंप्लीट करना है ना। तो आप लोग भी अभी मेरे साथ में आप लोग भी कैलकुलेशन करना चालू कर दो, निकालो कैलसी, फटाफट कैलकुलेशन करना चालू करना है। ओके अब S2 रो के लिए देखो, S2 रो के लिए सब में पहले ओल्ड वैल्यू क्या है, S2 रो में ओल्ड वैल्यू कितना है, -2 है ना। अभी कौन सा वाला वैल्यू के लिए कर रहे हैं हम लोग, x1 के लिए कर रहे हैं ना। तो x1 के लिए S2 रो में कितना वैल्यू है, -2 है, ओल्ड वैल्यू -2 माइनस, है ना। अभी देखो करस्पॉन्डिंग की कॉलम में कितना वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू कितना है, -4 है ना। तो यहाँ पे आएगा -4, है ना। S1 रो में -1 था, अब S2 रो के लिए पूरा का पूरा क्या रहेगा, -4। तो ये -4 अब कांस्टेंट रहेगा, इनटू अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे न्यू रो में वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू क्या थी न्यू रो में, यही। अब देखो ये वैल्यू नहीं लेना है, S1 की नहीं वैल्यू लेना है, यही वैल्यू लेना है अपने को, -4/3, है ना। क्या वैल्यू थी, -4/3। तो यहाँ पे आ जाएगा -4/3, राइट है। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इधर देखो ये -2 है, ये माइनस एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 4 4 16, तो 16/3, राइट है। बाहर का माइनस एज इट इज, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 16/3। अभी देखो 3 2 6, तो क्या हो जाएगा, -16 डिवाइडेड बाय 3, राइट है। अब -16 क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा और सिंबल माइनस का ही लगेगा, है ना। 16 से कितने हो गए, 22, है ना। तो -22 डिवाइडेड बाय 3, है ना। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, -22/3। कैलकुलेशन एकदम ध्यान से करना, कंसंट्रेशन बिगड़ गया ना तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। -22 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट वाला वैल्यू देखते हैं, x2 के लिए वैल्यू देखते हैं। x2 के लिए वैल्यू क्या है, S2 रो में -4 है ना। अब ये तो 0 आने वाला है, देखो की कॉलम का वैल्यू है ना, बराबर। -4 है, माइनस
करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू -4 इंटू, देखो इसके न्यू रो में वैल्यू कितना है 1 है ना। तो देखो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही कर देंगे हम लोग, आना तो 0 अपने को पता है। -4, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 4, 1 इंटू 4 मतलब 4, -4 + 4 आंसर क्या आएगा 0 है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, ये आ गया 0 बराबर। अब देखो नेक्स्ट वाला वैल्यू S2 रो में थर्ड वैल्यू क्या है 0 है ना। कौन सा कर रहे हैं हम लोग x3 के लिए कर रहे हैं 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू कितना है -4 है, इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम में वैल्यू माइनस, इधर -4 है ना। अब इनटू न्यू रो वैल्यू है ना, मतलब x3 के लिए न्यू रो वैल्यू देखो, x3 में न्यू रो वैल्यू कितना था 8/3 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3 बराबर। अब ये 0 तो कैंसिल हो गया, इसको छोड़ दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है ना। अब ये 8 4 का क्या हो जाएगा 32, तो 32 डिवाइडेड बाय 3, प्लस में आ जाएगा वैल्यू x3 का 32 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 32/3, ये वैल्यू आ गया 32/3। अब S1 के लिए कैलकुलेट करेंगे, S1 में क्या वैल्यू आ जाएगा, S1 का वैल्यू देखो, S2 रो में S1 का वैल्यू कितना है 0 है, ओल्ड वैल्यू, तो 0 माइनस ये -4 तो एज इट इज रहेगा करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है ना। अब न्यू रो में देखो S1 में क्या वैल्यू था, S1 में न्यू रो में वैल्यू कितना था 0 था बराबर, तो इंटू 0, देखो ये 0 है, 4 इंटू 0 0 मतलब सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ गया 0 बराबर। अब देखो ये नीचे का वैल्यू थोड़ा सही कर देता हूं, मैं करेक्ट करता हूँ, ये वैल्यू एग्जैक्टली इसके नीचे नहीं आया ना, ऐसे लग रहा है साइड में जा रहा है, ओके अब प्रॉपरली राइट है। तो अब देखो, अब S2 कैलकुलेशन, S2 की कैलकुलेशन के लिए देखो S2 इज इक्वल्स टू, अब देखो S2 का ओल्ड वैल्यू कितना था, S2 का यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितना है, S2 रो में 1 है ना, तो 1 माइनस, अभी देखो करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू -4, न्यू रो में वैल्यू देखो S2 में न्यू रो में वैल्यू कितना है 0 है, तो इंटू 0, देखो ये 0 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 1 है ना, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा 1 राइट है। अब देखो, अब लास्ट वाला वैल्यू S3 का वैल्यू देखो, S3 का कैलकुलेशन करते, ओल्ड वैल्यू देखो S3 में ओल्ड वैल्यू कितना है 0 है ना, तो 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू कितना है -4 इंटू, अब देखो न्यू रो वैल्यू S3 में लास्ट वाला न्यू रो का वैल्यू कितना है 1/3 है बराबर, तो ये 1/3, ये माइनस तो इधर, ये 0 तो इधर खत्म हो गया है ना। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस है ना, तो 1/3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4/3, सिंपल है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा +4/3 आएगा है ना, तो आंसर आ गया हमारा +4/3 +4/3। अब सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन का कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में क्या आएगा आंसर देखते हैं। देखो स्टेप वाइज कैलकुलेशन करोगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझ में आता है, जो चेकिंग करेगा उसको भी समझ में आता है कि आपने प्रॉपरली स्टेप वाइज कैलकुलेशन किया है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ क्या कैलकुलेशन हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो देखो सॉल्यूशन के लिए, देखो अभी सॉल्यूशन के लिए ओल्ड वाला वैल्यू कितना है, सॉल्यूशन के लिए S2 रो में ओल्ड वैल्यू है 12, तो 12 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू -4 है, न्यू रो में वैल्यू कितना आया था 10/3 है ना, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/3 बराबर। अब देखो ये माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस होने वाला है ना, तो यहाँ पे देख लो 12 प्लस है ना, 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 3 है ना, अभी 12 3 कितना होता है 36, तो 36 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3, तो अभी इसको फर्दर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा।
देखो 40 प्लस 36, 4 और 3 कितने, 7 है ना, 76 डिवाइडेड बाय 3 है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर 76 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पे आ जाएगा 76/3। ओके, देखो तीनों के तीनों रो यहाँ पे हमारे पूरे फिलअप कर दिए हम लोगों ने। फर्स्ट इटरेशन हमारा कंप्लीट होने आ रहा है ना। अब क्या निकालना है हम लोग को, अब निकालना है हम लोग को ZJ है ना। अरे एक चीज रह गई हमारी, देखो CJ के जो वैल्यू है, अभी CJ के वैल्यू कभी चेंज नहीं होते। CJ के वैल्यू कितने भी इटरेशन कर लो, CJ के वैल्यू वही रहेंगे सारे के सारे सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। कितने भी इटरेशन आने दो, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहने दो, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहने दो, CJ के वैल्यू हर एक के सेम रहेंगे। ये हम लोगों ने लिखना भूल गए स्टार्टिंग में। देखो ये 2 है, यहाँ पे -3 है तो -3, ये 6 है तो यहाँ पे 6 ही रहेगा, ये बाकी के 0 0 0 है ना। कितने भी इटरेशन कर दो, मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहने दो, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम रहने दो, ये वैल्यू CJ के सेम रहेंगे। ओके, अब क्या करना है अपने को, ZJ निकालना है। अब ZJ के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों 0 है क्या, नहीं है ना। लास्ट में क्या था, यहाँ पे देखो तीनों 0 थे, इसके लिए ZJ का पूरा रो 0 आया था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा है क्या, नहीं है। यहाँ पे x2 आ गया, मतलब -3 आ गया, मतलब यहाँ पे ZJ के वैल्यू कुछ ना कुछ हम लोग को मिलेंगे। तो चलो सब में पहले अभी ZJ का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे ZJ रो कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे ZJ का रो का कैलकुलेशन हो रहा है भैया। तो सब में पहले करेंगे हम लोग x1 के वैल्यू के लिए कैलकुलेशन है ना, ऐसे करेंगे x1 x2 x3 s1 s2 s3 इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो सब में पहले x1 के रो के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 5/3, वही हमारा प्रोसीजर, 0 इंटू 5/3 प्लस ये 0 इंटू -22/3 प्लस अभी लास्ट वाला देखो -3 इंटू -4/3 -3 इंटू -4/3 है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा है ना। और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है ना, माइनस माइनस कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ 4 बचेगा, +4। ये दोनों तो 0 होने वाले हैं ना, 0 से मल्टीप्लाई की वो 0 होने वाले, इसको तो देखना ही नहीं अपने को, सिर्फ नीचे वाला वैल्यू देखना है। ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा, +4 बचा है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, आंसर आ जाएगा +4 है ना। अब इसी तरह से x2 के लिए कैलकुलेट करना है। देखो x2 के लिए भी देखो, ये ऊपर के 2 0 है, तो ये 2 के वैल्यू तो 0 आने वाले है ना। अब यहाँ पर देखो और इधर भी 0 है ना, 0 इंटू 0 कैसे लिखेंगे, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 है ना, ये 0 इंटू 0 है ना, ये 0 इंटू 0 0 इंटू 0। अब -3 इंटू 1 प्लस देखो -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 का आंसर क्या आएगा, -3, सिंपल है ना। तो x2 का जो वैल्यू आ रहा है हमारा वो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, x2 के रो में यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू -2 आ जाएगा है ना, -2 आ गया ZJ का वैल्यू, x2 का वैल्यू ZJ के रो में है ना। अब x3 का वैल्यू देखते हैं। x3 के लिए देखो, x3 के वैल्यू 0 इंटू 14/3 प्लस अगेन 0 इंटू 32/3 प्लस -3 इंटू 8/3। अब ये दो तो 0 हो गए, ऊपर का छोड़ दो, सिर्फ ये देखो -3 इंटू 8/3। यहां पे भी देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -8 है ना। तो क्या बचा, -8 बच गया। तो यहां पे आ जाएगा -8 आ गया वैल्यू है ना। तो यहां पे आ गया हमारा वैल्यू -8 बराबर। अब नेक्स्ट वैल्यू करते हैं हम लोग S1 रो का कैलकुलेशन करते हैं। S1 रो के लिए देखो यहां पे 0, इधर S1 की वैल्यू देने का, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, अगेन 0 इंटू 0, ये भी 0 होगा, प्लस -3 इंटू यहां पे भी 0 है,
देखो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारा का सारा जीरो, मतलब आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा नीचे लिख दो जीरो, है ना। अब S2 रो के लिए कैलकुलेट करेंगे, S2 के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। S2 के लिए देखो जीरो इंटू जीरो, सब में पहला वैल्यू क्या है, जीरो इंटू जीरो, प्लस जीरो इंटू वन, ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वन भी जीरो, प्लस माइनस थ्री इंटू जीरो, देखो माइनस थ्री इंटू जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। S2 भी क्या आ गया हमारा, जीरो आ गया, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे भी जीरो लिख दो। अब बचा लास्ट का रो हमारा S3 और सॉल्यूशन, है ना। तो इसको ऊपर वाला हम लोग रफ कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो चलो S3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, अभी S3 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ZJ का। तो देखो जीरो इंटू 1/3 जीरो आएगा, प्लस अगेन जीरो इंटू 4/3 प्लस माइनस थ्री इंटू 1/3, देखो माइनस थ्री इंटू, अब ये दो तो जीरो हो गया, इनको छोड़ दो, माइनस थ्री, ये थ्री थ्री कैंसिल हो गया, माइनस साइन वन को लग गया, तो क्या आ गया आंसर, माइनस वन आ गया, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हम लोग को, माइनस वन आ गया, है ना। तो अब देखो ZJ का रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को सिंपल CJ माइनस ZJ के वैल्यू निकालना है। CJ माइनस ZJ के वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास CJ का रो भी है, ZJ का रो भी है, दोनों भी है ना। सिर्फ क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है ना। चलो सिंपल सा सब्सट्रैक्शन है, करते हैं फटाफट। CJ के रो में क्या वैल्यू है, देखो 2, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, सॉरी 2 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -2, है ना। उसके बाद देखो -3 माइनस, देखो 3, अब CJ माइनस ZJ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -3 माइनस -3 मतलब -3 माइनस -3, है ना। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखो -3 प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू 0 आ जाएगा। अब देखो अब क्या है, यहाँ पे 6 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा, देखो 6 माइनस 8, है ना, ये माइनस है, अभी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 प्लस 8 आंसर क्या आएगा, 14, है ना। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ गया 14, राइट है। अब देखो, अब ये देखो ऊपर 0 है, 0 माइनस 0 0, अगेन 0 माइनस 0 0, अभी 0 माइनस -1, देखो 0 माइनस -1, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा +1, है ना। तो ये यहाँ पे ये छोटे छोटे चीजों में गलतियां होती है ना, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो ये आ गया हमारा CJ माइनस ZJ का रो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखना है ऑप्टिमैलिटी का कंडीशंस, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए। देखो मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या बोलता है कि CJ माइनस ZJ, है ना, CJ माइनस ZJ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़े होना चाहिए। CJ माइनस ZJ रो में जितने भी वैल्यू है वो एक तो 0 होने चाहिए या 0 से बड़े होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होने चाहिए। सारे के सारे वैल्यू कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए या 0 होने चाहिए, है ना, 0 या पॉजिटिव होने चाहिए। एक भी वैल्यू कैसी नेगेटिव होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए, एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए CJ माइनस ZJ के रो की एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक तो 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तब हमारा प्रॉब्लम खत्म होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं CJ माइनस ZJ के रो में, तो यहाँ पे पहला वैल्यू नेगेटिव है, बाकी के सब सारे पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है ना। तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब हम लोग को और एक इटरेशन करना पड़ेगा, सेकेंड इटरेशन के लिए जाना पड़ेगा हम लोग को, है ना।
तो अभी सेकंड इटरेशन के लिए जाएंगे हम लोग, है ना। तो सेकंड इटरेशन कहाँ पे करेंगे, सेकंड इटरेशन इधर ही कर लेंगे ऊपर। हाँ, सो अभी थर्ड इटरेशन को हमको जाना पड़ेगा। तो थर्ड इटरेशन को जाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेशो निकाल लेना पड़ेगा, है ना, ताकि हम लोग को क्या मिल सके, की रो और की कॉलम मिल सके, है ना। सबसे पहले अभी सीजे माइनस जेड का वैल्यू है, तो यहां से हमको की कॉलम मिल जाएगा। की कॉलम क्या होता है, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में की कॉलम के लिए क्या कंडीशन है, की कॉलम कौन सा होता है कि सीजे माइनस जेडजे में जो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है ना, सब में बड़ी नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो की कॉलम होता है ना। तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव वैल्यू है ना, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है हम लोग को, एक ही नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू कौन सा वाला दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे एक ही है -2, है ना। तो इसका मतलब कि ये वाला क्या है हमारा, ये वाला की कॉलम है हमारा, है ना। तो दिस कॉलम इज आवर की कॉलम, है ना। की कॉलम मिल गया तो की रो चाहिए, तो की रो के लिए क्या चाहिए हम लोग को, रेशो पता होना चाहिए। तो चलो की रो के लिए रेशो निकाल लेते हैं पहले। रेशो का क्या फॉर्मूला है, बहुत एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करते हैं रेशो के लिए हम लोग, की कॉलम के सॉल्यूशन के वैल्यू को की कॉलम के वैल्यू से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का वैल्यू कितना है, साइड में कर लेते हैं हम लोग, है ना। सॉल्यूशन का वैल्यू है 31/3, तो ये S1 के रो के लिए 31/3 है। इसको डिवाइड करेंगे 5/3 से, है ना, तो डिवाइडेड बाय 5/3, है ना। अब ये 5/3 को हम लोग ऊपर ले लेते तो क्या हो जाएगा, 31/3 इंटू ये उल्टा हो जाएगा, है ना, 3/5, है ना, 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या 31/5, है ना। तो आंसर क्या आ गया 31/5। तो यहाँ पे लिख दो 31/5, राइट है। तो अब इसी तरह से सेकंड वाला करना है हम लोग को। सेकंड वाला देखो S2 रो के लिए, देखो S2 रो के लिए सॉल्यूशन का पहले निकालेंगे 76/3। सॉल्यूशन क्या है, 76 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय की कॉलम का वैल्यू क्या है, -22/3, -22/3, है ना। अब इसको ऊपर ले लेंगे, क्या हो जाएगा 76/3, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 3/-22, 3 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। आंसर में क्या आ जाएगा, -76/22, है ना। इसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना, ये 22 का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 76 का हाफ कितना हो जाएगा 75, 70 का हाफ 35 होता है, 35 और 3 38, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -38/11, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा -38/11, राइट है, -38/11। अब लास्ट वाला हमारा S3 कॉलम के लिए कैलकुलेशन करते हैं। क्या है आंसर, 10/3। सॉल्यूशन है हमारा 10/3 डिवाइडेड बाय की कॉलम का वैल्यू कितना है -4/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/3 इंटू ये 4/3 उल्टा हो जाएगा 3/-4, 3 कैंसल, तो बचेगा क्या, बचेगा -10/4 बचेगा। ये वापस 2 से डिवाइड होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा -5/2, है ना। क्या आ गया -5/2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को -5/2, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे वापस हम लोग रेशो, कौन सा वाला रो होता है, की रो कौन सा होता है, की रो वो वाला होता है जहां पे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू रहे, है ना। तो अब रेशो में मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ एक ही पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये बाकी के दो तो नेगेटिव वैल्यू, ये भी वाली नेगेटिव है, ये भी वाली वैल्यू नेगेटिव है ना। देखो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है, इस रो में है, तो ये वाला रो क्या हो जाएगा हमारा, की रो हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, की रो हो जाएगा। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू रेशो की यहाँ पे एक ही मिल रही है हम लोग को, तो ये वाला हो गया हमारा की रो, तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा की रो, है ना। अब की कॉलम और की रो जहां इंटरसेक्ट होते हैं, ये हो जाएगा हमारा की एलिमेंट, है ना, ये क्या हो जाएगा, की एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आया। तो देखो अब की एलिमेंट मिल गया, की रो मिल गया, की कॉलम मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को हमारा इटरेशन 2 की तरफ जाना है। इटरेशन 2 का टेबल हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है। इटरेशन 2 का टेबल कंप्लीट करना है। ओके, तो चलो, तो सब में पहले क्या करते हैं हम लोग, इंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल कौन सा है देखो, और उसको यहाँ पे चेंज कर देना है हम लोग को, है ना। तो सब में पहले यहाँ पे तो हमारे जो कोएफिशिएंट देखो S3 और X3 ये सेम रहेगा, है ना।
देखो ये x2, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा x2 है, राइट है, और यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है, यहाँ पे -3 है, एज इट इज, है ना। अब यहाँ पे देखो इंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, इंटरिंग वेरिएबल है x1, है ना, और लीविंग वेरिएबल कौन सा है, s1 है। देखो x1 आएगा, s1 को बाहर ढकेल देगा ना, तो x1 इज अ इंटरिंग वेरिएबल एंड s1 इज अ लीविंग वेरिएबल, है ना। तो s1 के जगह पे क्या आ जाएगा, s1 के जगह पे हमारा आ जाएगा x1, है ना, और ये 0 के जगह पे क्या आएगा, x1 का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना। तो x1 के जगह पे 2 आ गया और x2 की जगह पे -3, s1 यहाँ से बाहर ढकल दिया, x1 को, x1 एलिमिनेट हो गया यहाँ से, है ना। तो इंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ना। तो अब जो इंटरिंग वेरिएबल है इसका जो रो है वो सब में पहले कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा, सिंपल, जो भी ओल्ड वैल्यू है उसको की एलिमेंट से डिवाइड करना है ना, सिंपल, उसको क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड करना है। तो सब में पहले हम लोग की रो का कैलकुलेशन करते हैं। की रो का कैलकुलेशन करेंगे तो की रो के कैलकुलेशन के लिए देखो सब में पहला वैल्यू क्या है, 5/3, तो क्या हो जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3, है ना। जो भी वैल्यू है उसको की एलिमेंट से डिवाइड करना है। देखो की एलिमेंट का वैल्यू तो 1 ही आएगा, हम लोग को पता है 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि की एलिमेंट तो सेम है ना, तो उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आना है ना। अब देखो अब यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 5/3 क्या आएगा, 0, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट अब देखो 14/3 डिवाइडेड बाय 5/3, अब इसको अलग से करना पड़ेगा इधर, है ना। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। कौन से वाले रो के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, तो देखो 14 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5/3, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 5/3 का क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ये 3 कैंसल, तो बचेगा क्या 14/5, है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा 14/5, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया हमारा 14/5। अब S1 के लिए, S1 में क्या वैल्यू है, 1 है ना, तो 1 डिवाइड बाय 5/3, है ना। तो 1 डिवाइडेड बाय 5/3 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/5, है ना। 1 डिवाइडेड बाय 5/3 मतलब उल्टा हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब S2 के रो में क्या है, S2 के रो में यहाँ पे 0 है, तो 0 डिवाइड बाय 5/3 0 ही आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो S3 के लिए क्या है, 1/3, आप देखो 1/3 का हम लोग कर लेते हैं इधर, 1/3 डिवाइडेड बाय 5/3, अब 5/3 ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा 1/3 इंटू 3/5, 3 कैंसल, बचेगा क्या 1/5, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, राइट है। अब ये सॉल्यूशन के वैल्यू भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, पुराने वाले वैल्यू अपने, ना। तो अब सॉल्यूशन का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में कितना है, 31/3 है ना? तो देखो सॉल्यूशन में है हमारा 31/3 डिवाइडेड बाय 5/3, ऊपर आएगा उल्टा हो जाएगा, 5/3 का क्या हो जाएगा 3/5, ये कैंसल, तो बचा क्या 31/5, है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा 31/5 सॉल्यूशन में, 31 डिवाइड बाय 5। ओके, तो इस तरह से हमारा की रोज कंप्लीट हो गया। अब की रो कंप्लीट होने के बाद हम लोग को बाकी के रोज भी कंप्लीट करना है। सब में पहले हम लोग करेंगे S2 के रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे ऊपर हम लोग लिख देंगे S2 रो कैलकुलेशन, S2 के रो का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। तो S2 के रो में सब में पहला वैल्यू लेंगे, फर्स्ट वैल्यू हम लोग, है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला हमको पता है, यहाँ पे लिखा न्यू रो इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग न्यू रो वैल्यू, है ना। तो न्यू रो वैल्यू तो यहाँ पे है, S2 का ओल्ड वैल्यू देखो कितना है, -22/3, x1 के लिए कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ओल्ड वैल्यू है -22/3,
माइनस, अभी देखो करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू कितना है इसके लिए, -22/3 के करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है, 5/3 है ना। सॉरी, -22/3 के लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है, S2 रो के लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू -22/3 है ना। 5/3 तो की एलिमेंट है, लेकिन ये रो में करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू कितना है, -22/3 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी आ जाएगा -22/3, ये कांस्टेंट रहेगा अब ये वैल्यू ना, इनटू अब न्यू रो का वैल्यू देखो, यहाँ पे S2 के जगह पे न्यू रो का वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितना आया है, 1 आया है ना। तो ये आ जाएगा 1, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 होने वाला है ना। तो -22/3, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर वही आएगा 22/3, तो आंसर क्या आ गया, 0 है ना। तो की कॉलम की जो भी वैल्यू रहेगी, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, दोनों जगह पे भी 0 ही आने वाला है ना। चलो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लिख देते और कॉन्फिडेंस है ना। सो यहाँ पे भी 0 आने वाला है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं हम लोग, यहाँ पे x2 का वैल्यू है ना। तो x2 का कैलकुलेशन करते हैं। x2 के लिए देखो ओल्ड वैल्यू कितना था x2 के लिए, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू है 0, तो 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 22/3, राइट, इनटू अब यहाँ पे न्यू रो का वैल्यू कितना है, न्यू रो में वैल्यू कितना है, x2 का 0 है, यहाँ पे भी देखो है ना, तो इनटू ये 0 है ना, तो ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो सीधा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सेकंड वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग को 0 मिल गया, राइट। अब ये x3 का वैल्यू देखेंगे, x3 का कैलकुलेशन, x3 का वैल्यू ओल्ड वैल्यू देखो, x3 में यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितना था, 32/3, 32/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 22/3 इनटू न्यू रो वैल्यू है ना। देखो x3 में न्यू रो का वैल्यू कितना है, x3 में न्यू रो का वैल्यू है 14/5, तो ये आ गया 14/5, यहाँ पे आ गया है ना। अब इसको कैलकुलेट करो, प्रॉपरली कैलकुलेट करना अच्छे से, देखो 32/3, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, अब 22 इंटू 3 है ना, 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 क्या हो जाएगा, 308 है ना, 3 5 जा 15 है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 156/5 है ना। कितना आ गया आंसर, 156/5। थोड़ा बड़ा वैल्यू है, प्रॉपरली कैलकुलेट करना, 156/5, 156/5 आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारा S1 का वैल्यू। S1 का वैल्यू देखो, यहाँ पे कौन सा वैल्यू था, S1 S2 रो में हमारा कितना था, 0 है ना। अब यहाँ पे 0 है, तो 0 वैल्यू ओल्ड वैल्यू 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 22/3 इनटू न्यू रो में वैल्यू कितना है S1 में 3/5, ये 0 तो हट गया, देखो माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा 22/3 इंटू 3/5 है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 22/5 है ना। तो आंसर आ जाएगा 22/5, यहाँ पे आ जाएगा 22/5 है। अब S2 और S3 की वैल्यू बची है, तो सबसे पहले S2 की वैल्यू निकालते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। S2 की वैल्यू, ओल्ड वैल्यू देखो, S2 की जगह पे ओल्ड वैल्यू कितनी है, S2 रो S2 कॉलम ओल्ड वैल्यू है 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 22/3, S2 में न्यू रो की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये सारा टर्म 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ 1 है ना। क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर है 1। अब लास्ट वाला बचा हमारा S3।
S3 का कैलकुलेशन करेंगे। ओल्ड वैल्यू कितना है S3 में, देखो S2 रो S3 कॉलम कितना है ओल्ड वैल्यू 4/3 बराबर 4/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है -22/3 इंटू न्यू रो का वैल्यू कितना है S3 में 1/5 है ना, कितना है देखो 1/5 बराबर। तो अब देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो ध्यान से प्रॉपरली 4/3 ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस है ना, तो इधर तो 22 है 3 5 15 है ना। अब इसको आप वापस से कैलकुलेट करोगे अच्छे से तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 14/5। क्या आ जाएगा आंसर 14/5। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 14/5 है ना। इसको लगा तो मैं सेपरेट कर देता हूं ताकि प्रॉपरली समझ में आए हम लोग को वैल्यूज, बहुत क्लोज क्लोज हो गए ना। हाँ तो इस तरह से थोड़ा सा सेपरेशन कर देंगे, राइट है। तो चलो नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है, सॉल्यूशन का वैल्यू निकालते। तो देखो सॉल्यूशन का ओल्ड वैल्यू कितना है S2 कॉलम में, सॉल्यूशन का ओल्ड वैल्यू था 76/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 22/3 इंटू सॉल्यूशन में न्यू रो में वैल्यू कितना है 31/5 है ना। अब इसका कैलकुलेशन प्रॉपरली ध्यान से करना पड़ेगा, बड़ा कैलकुलेशन है। देखो अब क्या करना है 76/3 सब में पहले माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। अब ये देखो 22 इंटू 31 है ना। अब 22 इंटू 31 कितना आ गया 682 डिवाइड बाय 3 5 15 है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे अच्छे से प्रॉपरली तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 354/5 है ना। कितना आंसर मिल जाएगा 354/5। तो 354/5 ये हमारा आंसर मिल गया 354/5, राइट है। तो अब चलो अब नेक्स्ट हमारा S3 रो के लिए कैलकुलेशन करते हैं। S2 रो का कैलकुलेशन हो गया, S3 रो बचा हमारा। अब S3 रो का कैलकुलेशन करते हैं, सेम कैलकुलेशन करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, फटाफट करेंगे, अभी जल्दी जल्दी करेंगे। तो सब में पहले x1 का वैल्यू है ना, तो x1 का वैल्यू देखो, x1 के वैल्यू के लिए S3 रो ओल्ड वैल्यू पहला वाला वैल्यू 0 लिख दिया मैंने ऑलरेडी, की कॉलम का वैल्यू है ना, तो -4/3 है ना, वैल्यू है -4/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू कितना है अभी है -4/3, ये वाला वैल्यू करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू -4/3। न्यू रो में वैल्यू कितना है 1 है, तो इंटू क्या हो जाएगा 1, तो ये देखो अभी सिंपल से -4/3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +4/3, आंसर क्या आ गया 0, हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है ना। अब नेक्स्ट वाला वैल्यू x2 का वैल्यू देखो, x2 का वैल्यू देखो, x2 का वैल्यू यहाँ पे कितना था, थर्ड रो की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ का वैल्यू कितना है 1 है, ओल्ड वैल्यू है हमारा 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू कितना है -4/3, अब ये कांस्टेंट रहेगा -4/3 पूरी रो के लिए, इनटू अब न्यू रो का वैल्यू देखो, x2 में न्यू रो का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा क्या 1 है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब x3 का वैल्यू देखो, x3 का देखो ओल्ड वैल्यू कितना है x3 का, x3 में ओल्ड वैल्यू कितना 8/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू -4/3 इंटू न्यू रो का वैल्यू देखो, न्यू रो में कितना वैल्यू है x3 की जगह पे कितना है 14/5 है, तो इंटू क्या हो जाएगा 14/5, राइट है। तो अब इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लो, इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 8/3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ब्रैकेट में देखो 4 इंटू 14 है ना। अब 4 इंटू 14 कितना हो गया 56, और 3/5 तो 15 होता है ना, ये तो अपने को पता है। अब इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा 32/5
5, कितना मिल जाएगा 32/5। तो ये आ गया आंसर हमारा 32/5। ओके, इसको आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो इसको आप लोग कैल्सी से भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। कैल्सी में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा वैल्यू, है ना, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारा S1 S2 S3 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो हो गया x1 x2 और x3 का। इसी तरह से बाकी के सारे वैल्यू भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, है ना। अब S1 का कैलकुलेशन करेंगे। S1 में ओल्ड वैल्यू देखो क्या थी, है ना, थर्ड रो में S1 की वैल्यू देखो क्या थी। S1 की वैल्यू क्या है, 0 है ना, ओल्ड वैल्यू 0, है ना, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू -4/3, है ना, इनटू की रो का न्यू रो का वैल्यू देखो S1 में क्या है 3/5, 3/5, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 3 कैंसल, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आंसर क्या मिलेगा 4/5, है ना। तो S1 में कितना आ गया 4/5, यहां पे लिख दो 4/5, राइट है। अब S2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड वैल्यू कितना है S2 के लिए, यहां पे देखो S2 के लिए ओल्ड वैल्यू है अगेन 0, माइनस ये की कॉलम करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू -4/3 इंटू न्यू रो का वैल्यू देखो S2 में न्यू रो का वैल्यू भी 0 है ना, मतलब ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा हमारा 0, यहां पे आंसर आ गया 0। अब लास्ट वाला वैल्यू S3 का वैल्यू देखो S3 में ओल्ड वैल्यू कितना है, S3 में लास्ट वाला वैल्यू कितना है 1/3, है ना, तो ओल्ड वैल्यू है हमारा 1/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू 4/3 इंटू न्यू रो वैल्यू कितना है 1/5, सो इट इज 1/5। देखो अब इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लो तो मिलेगा 1/3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 4 इंटू 4 4, 3 5 15। अब इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करो, 15 1 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस 12, 15 3 75, तो ये क्या हो जाएगा 27, है ना, 27/75, है ना। इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा 3/5, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5, है ना। इसको वापस कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/5, है ना। तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को 3/5 मिल गया। अब सॉल्यूशन बचा है लास्ट वाला हमारा सॉल्यूशन, है ना, तो सॉल्यूशन का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का ओल्ड वाला वैल्यू क्या है, इधर सॉल्यूशन का ओल्ड वाला वैल्यू है 10/3 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू है -4/3 इंटू न्यू रो का वैल्यू देखो, न्यू रो का वैल्यू सॉल्यूशन में कितना है 31/5, 31/5। ओके, अब सिंपल है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10/3 प्लस ब्रैकेट में देखो, अभी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 इंटू 31, कितना आ रहा है आंसर 4 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 3 5 15, है ना। अब इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर तुम लोग को मिल जाएगा 58/5, है ना। कितना आ रहा है 58/5 आ रहा है ना, इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेना, 58/5 आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ आपका वैल्यू मिल गया आप लोग को 58/5, राइट है। तो चलो यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे मिल गए, है ना। तो अब बारी है हमारा जेड रो की, है ना। अब जेड रो का कैलकुलेशन करना है, चलो ये भी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे कैलकुलेशन जेड रो का कैलकुलेशन करना है। जेड रो के लिए सब में पहला जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी तो क्या करना है 2 इंटू 1 x1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 0
देखो ये और ये तो 0 हो गए, 2 इंटू 1 क्या आ गया 2 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 है ना। तो पहला वाला वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया है ना, तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 2। अब x2 का वैल्यू निकालते हैं। x2 का वैल्यू देखो 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 तो 0 हो गया। उसके बाद 0 इंटू 0 ये तो पक्का 0 है। देन थर्ड वाली वैल्यू देखो -3 इंटू 1 क्या आ गया -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 क्या होगा -3 है ना, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया -3 है ना, तो आंसर आ गया हमारा -3 है ना। अब थर्ड वाली वैल्यू देखते हैं x3 के लिए। x3 के लिए अगेन 2 इंटू 14/5 है ना, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, 2 इंटू 14/5 प्लस 0 इंटू 156/5 है ना, ये तो पूरा 0 हो गया, 156/5 राइट है। अब नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है -3 इंटू 32/5 है ना, यहां पे लिख देते हैं हम लोग प्लस -3 इंटू 32/5 तो देखो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको -68/5 है ना, कितना मिल जाएगा -68/5, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी -68/5 है ना, ये वैल्यू मिलेगी -68/5, इसको पूरा प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लो, -68/5 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट कौन सा है हमारा S1। अब S1 का कैलकुलेशन देखो क्या करना है, 2 इंटू 3/5 है ना, बराबर 2 इंटू 3/5 प्लस 0 इंटू 22/5 बराबर प्लस -3 इंटू 4/5, -3 इंटू 4/5। अब ये सारा का सारा कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल रहा है -6/5 है ना, कितना मिल जाएगा -6/5 मिल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -6/5, ये मिल गया हम लोग को -6/5। ओके अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है हमारा S2। देखो S2 का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, S2 के लिए देखो 2 इंटू 0 है ना, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस -3 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सारा का सारा आंसर 0 आ जाएगा। ये तो एकदम सिंपल है, ये 0 आ गया। अब लास्ट वाला देखो S3 है ना, अब S3 के लिए देखो, S3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, S3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो S3 के लिए कैलकुलेशन करना है, S3 के लिए कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 1/5, देखो 2 इंटू 1/5 प्लस 0 इंटू 14/5 प्लस -3 इंटू 3/5 है ना, लास्ट वाले वैल्यू सारे के सारे आ गए है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। अभी इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आ जाएगा -7/5, कितना आएगा -7/5 है ना, तो यहाँ पे लिख दो -7/5 राइट है। तो पूरा का पूरा हमारा ZJ का कॉलम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी ZJ का कॉलम कंप्लीट होने के बाद हम लोग को क्या करना है, CJ माइनस ZJ के वैल्यू लिखना है। CJ का कॉलम हमारे पास ऑलरेडी है, वो तो चेंज नहीं होता है ना, तो ये वैल्यू में से ZJ के वैल्यू माइनस करना है ना। देखो अभी देखो यहाँ पे 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 है ना, 2 - 2 0 हो जाएगा बराबर। ये कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग है ना, प्रॉपरली समझ में।
2 माइनस 2 0 हो गया बराबर। उसके बाद देखो -3 है ना, -3 क्या होगा 0 होगा है ना। कैसे होगा देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं करके, है ना। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसके लिए यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। माइनस प्लस में बहुत सारे स्टूडेंट छोटी छोटी गलतियां करते। देखो -3 माइनस 3 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -3 + 3 क्या हो गया 0 है ना। तो यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा 0। उसके बाद देखो ये देखो 6 माइनस 68/5 है ना। 6 माइनस 68/5, यहाँ पे सब में पहले तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 6 + 68/5 है ना। अब इसको आप प्रॉपरली सॉल्व कर दोगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 98/5। कितना आ जाएगा +98/5 मिल जाएगा आंसर इसका, है ना। कितना आ जाएगा +98/5। तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 98/5। अब नेक्स्ट वाला वैल्यू देखो S1 का, यहाँ पे क्या है 0 माइनस -6/5। देखो अब यहाँ पे देखो वापस अगेन 0 माइनस 6/5 है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू क्या आ जाएगा +6/5 है ना। तो आंसर आ जाएगा +6/5। देखो अभी 0 - 0 ये तो 0 है। अब देखो 0 - 7/5 अगेन यहाँ पे ये होगा। देखो 0 माइनस 7/5 है ना। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा +7/5 है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी आ जाएगी +7/5 है ना। तो देखो अब CJ - ZJ के कॉलम में देखो सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव है ना। ये 3 वैल्यू 0 है और 3 वैल्यू पॉजिटिव है ना। मतलब सारे के सारे वैल्यू जो CJ - ZJ के वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना। मतलब कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी हम लोगों ने रीच कर लिया है ना। तो CJ - ZJ के वैल्यू एक तो पॉजिटिव है या फिर 0 होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी देखो सारे के सारे वैल्यू 0 या पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे नहीं है। मतलब कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी रीच कर लिया, मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, है ना। तो ये जो देखो x2 और s1 ये दो इंटर हुए वेरिएबल s1 और x2, ये दोनों का सॉल्यूशन का वैल्यू आपको दिख रहा है 31/5 और 58/5 है ना। तो अब अगर अपने को क्रॉस चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो z का इक्वेशन है स्टार्ट का, मैक्सिमाइजेशन z का जो स्टार्ट वाला इक्वेशन है हमारा, उस इक्वेशन में क्या करना है x1 और x2 के वैल्यू, x1 का वैल्यू 31/5, x2 का वैल्यू 58/5 है ना। ये दो वैल्यू पुट करना और x2 का वैल्यू 0 पुट करना। x2 आया नहीं ना तो x2 का वैल्यू 0 पुट करना है ना। तो ये पुट करने के बाद हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा, ये वाला आंसर मिलेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा हम लोग को CJ - ZJ का, तो वो वाला हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन रहेगा। ZJ का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ का नहीं निकाला है ना, ZJ का वैल्यू निकाल लेना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, है ना। इसका सॉल्यूशन का ZJ का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का ZJ का वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारा मेन सॉल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन ऑफ ZJ ये वाला वैल्यू देखो, सॉल्यूशन के लिए ZJ ने निकाले ना हम लोगों ने, ZJ का सॉल्यूशन का वैल्यू निकालेंगे हम लोग ये वाला। तो देखो सब में पहले क्या 2 into 31/5 प्लस 0 into 354/5 प्लस -3 into 58/5 है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाता है -112/5 -112/5। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -112/5, ये हमारा आंसर है, ये है ना 112/5। ये z का आंसर इतना आएगा -112/5 आएगा, है ना। x की वैल्यू 31/5 पुट करना है, x2 की वैल्यू 58/5 पुट करना है ना, और x3 की वैल्यू 0 पुट करना है z की इक्वेशन में। तो आंसर अपने को इतना मिलेगा -112/5। ये हमारे आंसर से है ना, सॉल्यूशन के जो वैल्यू आ गई। तो समझ में आया प्रॉब्लम समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए,
सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।